नमस्कार। साइकोलॉजी क्वेस्ट के सीडीपी क्विज 11 में हम आज 15 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू नॉन यूज ऑफ ए चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज। बच्चे की मूल भाषा का उपयोग न करने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? 1, एलियनेशन, 2, नॉन पार्टिसिपेशन, 3, लार्ज स्केल ड्रॉप आउट। ABCD ऑप्शन में आपको चूज करना है, इनमें से कौन कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। जी, इसका आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों। यानी कि अगर बच्चे की आप नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते तो वो एलियनेट हो जाएगा, आपके कम्युनिकेशन से अलगाव रखने लगेगा। नॉन पार्टिसिपेशन यानी वो आगे बढ़ करके क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं करना चाहेगा, तो ना तो वो इनिशिएटिव लेगा और ना ही वो रिस्पॉन्स करेगा। और लार्ज स्केल ड्रॉप आउट, तो बालक उसी स्कूल में पढ़ना चाहेगा जिस स्कूल में, जिस कक्षा में उसको उसकी बात समझ में आती है टीचर की। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, एज ए टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स। एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, आप अपने छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पसंद करें? ऑप्शन ए, सहयोगात्मक परियोजनाएं, बी, मानकीकृत परीक्षण, सी, तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न, ऑप्शन डी, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। आप लेव वाइगोत्स्की की थियरी पढ़ेंगे तो जो एनसीएफ बनाया गया है हमारा, वो बहुत हद तक लेव वाइगोत्स्की के उसी कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल पे है। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि आप समाज में सहयोग के द्वारा काम कर रहे हैं। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग आती हैं। अब ये कोलैबोरेशन में काम करना यानी दूसरे लोगों के साथ मिल करके एक प्रोजेक्ट करने से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को जाहिर कर पाएंगे। तो असेसमेंट का बेस्ट तरीका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा अगर आप लेव वाइगोत्स्की मॉडल को, अगर आप एनसीएफ के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन क्लासरूम अ टीचर शुड, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को यह करना चाहिए। शिक्षण और मूल्यांकन के समान और मानक तरीके हैं। बच्चों को अनेक अंकों के आधार पर अलग और लेबल करना। सी, छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न रहना और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना। या फिर डी, उसके छात्रों पर सख्त नियम लागू करें। देखिए, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक तो है स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी एवरीबडी कैन हैव सेपरेट पर्सपेक्टिव और आपको उसकी तरफ सेंसिटिव रहना है, उसको मौका देना है एक्सप्रेसिव रहने का, एंड दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन कम अप विद द हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा दैट इंक्लूड डायरीज, रिटन अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स और कंपनीज रिपोर्ट आर ऑल्सो नोन एज। आंकड़े जिनमें दैनंदिन पिछली घटनाओं का लिखित ब्यौरा का कंपनी रिपोर्ट शामिल होती है, डैश कहलाती है। ऑप्शन ए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी। जब भी हम डायरी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी कंपनी रिकॉर्ड फैक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि प्राइमरी कंडीशन में बनाया गया, उसी जगह पे बनाया गया और जिस जगह पे जिस काम के लिए उसकी जरूरत थी, तो उन्हें सभी को प्राइमरी डेटा कहते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Piaget's sensory motor stage state that development is caused by dash types of reflexes. Piaget का संवेदी प्रेरण चरण कहता है कि विकास प्रतिवर्त क्रियाओं के डैश प्रकार द्वारा होता है। ऑप्शन ए, क्लासिकल, बी, प्रिमिटिव, सी, ऑपरेंट या डी, हैबिट। तो यहां पे ये बताना है कि कौन से प्रकार का क्लासिकल रिफ्लेक्स है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है, ऑपरेंट रिफ्लेक्स है या हैबिचुअल रिफ्लेक्स है। यहां पे जो आंसर होगा वो होगा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। अब ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होता क्या है? तो सकिंग, सीइंग, ग्रैबिंग या सीकिंग, किसी चीज तक पहुंचना, चूसना, पकड़ना, ये सब
हमारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, जो कि जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं वैसे वैसे ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस खत्म होते जाते हैं। तो पियाजे ने इनको सर्कुलर कहा है, उनको पियाजे ने इसे सर्कुलर रिफ्लेक्सेस कहा है जो बच्चे के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिलॉसफी ऑफ लर्निंग दैट ओनली फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज नोन एज। वस्तुनिष्ठ प्रकार के पर्यवेक्षण योग्य व्यवहारों पर ही केवल जोर देने का अध्ययन एक दर्शन डैश कहलाता है। कॉग्निटिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म या ऑब्जेक्टिविज्म। कॉग्निटिविज्म आप पढ़ चुके हैं। कॉग्निटिविज्म जिसका मुख्य लेना देना होता है ज्ञान से। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी निर्माण करना अपने आप चीजों के मीनिंग का। बिहेवियरिज्म जो इसका आंसर होगा, इसमें हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ही विश्वास करते हैं। अब यहां पे बात आती है ऑब्जेक्टिविज्म की, जो थॉट दिया था 1943 में आयन रैंड ने, और इन्होंने इस थॉट में यह बताया था कि हमारे कॉन्शियसनेस से अलग भी एक रियलिटी होती है, कॉन्शियसनेस से बिल्कुल अपार्ट होती है रियलिटी। तो ये जो थॉट है ये है ऑब्जेक्टिविज्म, जिसे कि एन रैंड ने दिया था। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियसली अगर ऑप्शन में आ चुका है ऑब्जेक्टिविज्म तो अगली बार ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इन सीक्वेंस ऑफ इट्स ऑकरेंस। होने वाली घटनाओं के क्रम में अवलोकन अधिगम में शामिल चरणों को रखें। ऑप्शन ए 1 रिप्रोडक्शन, 2 अटेंशन, 3 मोटिवेशन और 4 रिटेंशन। बेंडूरा बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि एक तो मॉडलिंग थियरी पे काम किया था, इसके अलावा आप याद रखते हैं सोशल लर्निंग थियरी, और बाद में जो कि सोशल कॉग्निटिविस्ट थियरी हो गई थी। इन्होंने बोला था कि अटेंशन, अगर आप जिस चीज़ पे अटेंटिव होंगे उसको आप ज़्यादा समय तक समझ पाएंगे, यानी उसका रिटेंशन ज़्यादा होगा। जिसका रिटेंशन होगा उसी को अपने व्यवहार में ढाल पाएंगे, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जिसका रिप्रोडक्शन हो गया उसको आप अगर करते रहेंगे तो आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। उसी तरीके से जैसे एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जिसे कि माता पिता लगातार कहते हैं कि भाई तुझे मेडिकल में जाना है, और वो जो 11th में जब मेडिकल फील्ड में जब एडमिशन लेता है तो कहता है कि हाँ मुझे तो मेडिकल में जाना है, तो वो उसका सेल्फ मोटिवेशन बन जाता है, जो कि रिप्रोडक्शन करवाया गया बार बार उसको रीइंफोर्स करके। तो ARRM होगा, इस तरीके से इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is or not a product in गिलफर्ड्स मॉडल। निम्नलिखित में से कौन गिलफर्ड के मॉडल का उत्पाद नहीं है। 1 कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, B डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। तो ये ऑप्शन है, देखिए और बताइए। गिलफर्ड ही थे जिन्होंने कि डाइवर्जेंट प्रोडक्शन को जोड़ा था क्रिएटिविटी से। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण याद होगा, जिस पे कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब यहां पे बात है ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन जो होते हैं ये दोनों ही प्रोडक्ट का हिस्सा है। आपको ये पता होगा कि उन्होंने प्रोडक्ट की बात की थी, प्रोसेस की बात की थी और कंटेंट की बात की थी। इसमें जो कंटेंट का हिस्सा है उसमें आते हैं दोनों, यानी कि कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। तो इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस का थॉट दिया था, और इस स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस में 180 एबिलिटी बताई थी जिनके आधार पर मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की बात की गई थी, जो कि ये मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस यानी बहुआयामी, जिसके अंदर की 3 आयाम बताए थे इन्होंने कि इंटेलिजेंस जो होती है वो त्रिआयामी होती है। तो इसे त्रिआयामी बुद्धि के रूप में देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेस इन द इंडिविजुअल्स थॉट, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेस। व्यक्ति के विचार, बुद्धिमत्ता और भाषा में परिवर्तन निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं द्वारा बने हैं। ऑप्शन ए कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। जहां भी लैंग्वेज और थॉट ये दो शब्द एक साथ आ रहे हों
वहाँ पे आंसर होगा कॉग्निटिविज्म। तो याद रखें, लैंग्वेज एंड थॉट इस नाम से वाइगॉत्स्की की एक बुक है, एंड लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चिल्ड्रन इस नाम से पियाजे की एक बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ, मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण है यदि ऑप्शन ए, यह छात्रों में भय और तनाव उत्पन्न करता है, यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है, यह वर्ष के अंत में केवल एक बार किया जाता है, और तुलनात्मक मूल्यांकन छात्रों की उपलब्धियों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। जी, यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए प्रतिक्रिया के रूप में काम करता है। प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। फीडबैक जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है किसी भी सुधार के लिए। तो असेसमेंट या मतलब सुधार, तो सुधार के उद्देश्य से असेसमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे 1, ए, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए मौका उपलब्ध करवाती है, बी, ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, सी, ये कक्षा के बच्चों को हटाने के लिए समाधान उपलब्ध करवाती है, या डी, यह छात्रों को पास या फेल में वर्गीकृत करने में सहायता करती है। देखिए, अभी बात हुई थी कि एनसीएफ जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट फॉर्मेट पे है, और जब भी कंस्ट्रक्टिविस्ट फॉर्मेट पे है यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेगा तो कुछ भी निर्माण की बात करेगा, खत्म करने की, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव की बात करेगा। तो ये कहता है कि गलतियां करने से क्या होता है, बच्चों को ये एहसास होता है कि इस प्रॉब्लम के दूसरे कैसे सॉल्यूशन ढूंढे जा सकते हैं, और इस तरीके से एक इंसाइट आती है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, अकॉर्डिंग टू पियाजे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव आउटकम ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज, पियाजे के अनुसार विकास की इंद्रिय गतिक चरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक परिणाम क्या है? 1, ऑब्जेक्ट परमानेंस, बी, आइडेंटिफिकेशन, सी, लैंग्वेज, या डी, रीजनिंग। यहां पे पियाजे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए उसने कहा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है क्योंकि यहीं से बच्चे को एहसास होने लगता है कि उसका जो आउटर वर्ल्ड है अगर वो नहीं भी है तो भी वो आउटर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। तो जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं। ये कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज़ में? अनुभव में। हम जो अनुभव करते हैं, पियाजे के कार्य का, पियाजे की थियरी का जो सेंट्रल पाइवोटल महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है अनुभव, कि बच्चे अनुभव से सीखते हैं। तो वो जो स्टिमुलस है यानी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो तब भी एग्जिस्ट करता है जब बच्चे के सामने नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, एक प्रगतिशील कक्षा सेटअप में शिक्षक सीखने की सुविधा देता है, ऐसा वातावरण प्रदान करता है। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट, खोज को बढ़ावा देता है, प्रतिबंधात्मक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, या पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करता है। जी, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखें जब भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो तो आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एक तो है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा है एम्पेरिकल। तो एक ऐसा जो कि अनुभव पे आधारित होगा, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हमने एक्सपेरिमेंट किया हो। तो जो करके सीखने की विधि है उसको आप यहाँ पे ध्यान रखें एक तो, और दूसरा जो प्रैग्मेटिक तरीके हैं वो उनको याद रखें। तो प्रैग्मेटिक तरीके कौन से हुए? एक्सपेरिमेंट और एम्पिरिकल, और जो किस तरीके से किए जाते हैं उसके लिए मेथड जो यूज किया जाता है वो है करके सीखना। तो आंसर होगा डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड इंडिकेट योर आंसर्स यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। अब तक जो हमने 10 क्विज किए हैं उनमें से फर्स्ट 5 जो थे वो टॉपिक वाइज थे, दूसरे 5 हमने कुछ इस तरीके से किए कि आपके अंदर एक पेडागॉजिकल कैपेबिलिटी को देखा जाए। लेकिन अब जो आ रहे हैं ये हाई एंड होंगे। हम 15 क्वेश्चन रखेंगे अभी फिलहाल के लिए इसमें, और उसमें एक अच्छे एवरेज लेवल से ऊपर के क्वेश्चन होंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे। लिस्ट 1 में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में थियरिस्ट दिए हुए हैं। शेपिंग एंड चेनिंग, प्रभाव का नियम, संज्ञानात्मक मानचित्र इधर दिए हुए हैं, टॉलमन, स्किनर, बैंडूरा, और मॉडलिंग, थॉर्नडाइक। ऑप्शंस में से चूज करना है आपको। आपने ये सारी थियरीज पढ़ी हुई होंगी।
शेपिंग एंड चेनिंग जो कि बिहेवियरिस्ट मेथड है, लॉ ऑफ इफेक्ट, कॉग्निटिव मैप। तो कॉग्निटिव मैप बनाया था कि बात की थी टोलमैन ने, जिन्होंने 3 वर्गों में चूहों को बांटा था और एक भूल भुलैया सिद्धांत पे काम किया था। चेनिंग और शेपिंग की बात करते हैं स्किनर, और लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था थॉर्नडाइक ने, और मॉडलिंग की थियरी अभी भी हमने बात की कि बैंडुरा की है। इस तरीके से इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती हैं यदि बुक्स कैन बी एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इफ विषय वस्तु की छपाई सुंदर हो, विषय वस्तु का माध्यम मातृभाषा हो, यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई हो, यदि उनकी विषय वस्तु अमूर्त हो। संप्रेषण वाले सेक्शन में हमने पहले भी बात की हुई है इसकी कि छपाई सुंदर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। मातृभाषा, भाषा जो आपको आती है, वो जरूरी नहीं कि मातृभाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आ सकती हैं और आप उन सभी लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कोई भी किताब होगी वो अच्छा संप्रेषण कर पाएगी। तो संप्रेषण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशन। आप संप्रेषण वाली वीडियो को देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल्स का और इलिस्ट्रेशन का बहुत महत्व होता है। तो अब हम अपने क्विज के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, जिसमें आपको ये समझा दें कि ये जो क्विज हैं अब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। तो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अन्य पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा और फीडबैक करते रहें। थैंक यू सो मच।